गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोशनगिरी आज आपको क्लास 6 का सौरमंडल सौरमंडल के बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, इसका हम एक एक पॉइंट जो है लाइन बाय लाइन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एक कितना बड़ा सा जहाज़ अगर दूर होता है तो वो काफ़ी एकदम अपने उंगली के बराबर आप आँख से मेजर करोगे तो लगेगा जैसे आपकी उंगली के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर आप पास में आता है तो क्या होता है, वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस की वजह से बड़ी चीज़ें भी काफ़ी छोटी दिखती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी तारा जो है वो काफ़ी ही दूर है। ठीक है, इसलिए अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हो। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल याद रखिएगा, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब जो अलग अलग तरीके से आपको जब आप खड़े होगे तो आप आराम से तारों को ये कर करके आप अपनी उंगली से कोई भी शेप बना करके उसे हम जो है बिग बियर, ठीक है, बना सकते हैं। कोई और शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक आकृति नुमा दिखता है तारों का समूह में, वो नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। सप्तऋषि सात ऋषि संत, यानी आप देखे होंगे, अगर आप महादेव एपिसोड देखे होंगे तो उसमें सप्तऋषि की कहानी जो है वो बताया गया है कि 7 उसको जो है वो ऋषि होते हैं। ठीक है, इन्हीं ऋषियों को अच्छे से जो है एक हिंदू धार्मिक की वजह से जो है 7 ऋषियों को माना जाता है। ठीक है, ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी हम इस जो 7 तारों का समूह है उसको भी हम लोग नक्षत्र मंडल कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी अर्सा मेजर यानी बिग बियर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, जो ध्रुव तारा बोलते हैं ना, ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है उत्तरी तारा को। और पहले के लोग जो है यही ध्रुव तारा को देख करके जो है, और सूरज को देख करके और चंद्रमा को देख करके जो है दिशाओं का अनुमान लगाया करते थे। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। सप्तऋषियों की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। यानी आपको अगर अर्सा बियर और अर्सा मेजर और बिग बियर को बारे में जानते होंगे और सप्तऋषि को भी जानते होंगे कहाँ पर है, तो सप्तऋषि की हेल्प से हम ध्रुव तारा कहाँ पर है हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए और एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये रहा आपका। ठीक है, आप संकेत, ये तारा है। ठीक है, ये आप संकेतक तारा है। ठीक है, ये दोनों तारा के सामने बिल्कुल आप देखिएगा तो ये आपको दिखेगा क्या, एकदम ध्रुव तारा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, और ये जो दोनों तारा है, इन दोनों तारों के सामने बिल्कुल आप देखिएगा तो आपको ध्रुव तारा जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हम ध्रुव तारा को कैसे पहचान सकते हैं, ये भी हम
जान लिए हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, बात सही है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। सही बात है। जैसे पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी को लाइट कहाँ से मिलता है, तो वो सन से मिलता है। और सन एक क्या है, एक बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। तो ग्रह, जिस अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी प्लेनेट का अर्थ होता ही है चारों ओर घूमने वाला, और ये किसी न किसी तारा के चारों तरफ घूमता ही है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उस पर सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पे यह चंद्रमा की तरह चमकती ही प्रतीत होगी। आप अगर यहाँ पर मान लिया कि ये आपका सन है, ठीक है, और इसी में आपका यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ग्रह है, बुध है, फिर मंगल है, बुध है, मंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या है कि चंद्रमा भी जो है राउंड लगाता रहता है पृथ्वी के, ठीक है। तो चंद्रमा से आप पृथ्वी को देखिएगा तो आपको लगेगा कि जैसे चंद्रमा दिखता है वाइट तरीके से, उसी तरीके से पृथ्वी भी आपको दिखेगा। जिस तरीके से पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमें दिखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। ये रहा आपका प्लैनेट, ये क्या बोलते हैं उसको, सौरमंडल को हम अच्छे तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा आपका सन, ठीक है। यहाँ पर आपका बुध हो गया सबसे नज़दीक में, फिर आपका ये शुक्र ग्रह हो गया, ठीक है। फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ये बहुत जो है क्षुद्र जो ग्रह है, ठीक है, उसकी पट्टी है बेल्ट टाइप का। और ये आपका सैटर्न है, और ये आपका यूरेनस है, फिर आपका नेपच्यून हो गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, ये क्या आप जानते हैं, ये सब पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं, एनसीईआरटी के बगल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे क्या है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, ये आपको ये है, ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एवं अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक हम लोग जानें। अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उस पर प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको हम ग्रह बोलेंगे, ठीक है। जो ग्रहों के चक्कर लगाएगा उसको हम लोग उपग्रह बोलेंगे। और ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सही बात है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ठीक है। और बहुत सारे उल्का पिंड, बहुत सारे क्या हैं कि खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, उल्का पिंड है, और तारा है, उपग्रह है, सूर्य है, ठीक है, और 8 गो ग्रह है। इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब सूर्य के बारे में जानेंगे हम लोग। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, क्योंकि सूर्य सारे चीज़ों का, सौरमंडल का मुखिया होता है।
यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल, ठीक है, इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उसका ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 15 किलोमीटर दूर है, तब तो गर्मियों में इतना हम लोग को गर्मी लगता है, लेकिन अगर 14 करोड़ 13 करोड़ 10 करोड़ अगर इतना नज़दीक रहता, ठीक है, तो काफ़ी हम लोग मतलब पृथ्वी पे भी जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ग्रह ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्या मिलता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो क्रम है ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून 10 बार ऐसे बोलिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व यूएस अस नट्स। ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व यूएस नट्स अस नट्स। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पाथ पर सूर्य के चक्र लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है। दीर्घवृत्ताकार ये इसका मतलब पूरा का पूरा राउंड नहीं, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सर्किल नहीं, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, ठीक है, अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 2003 UB 313, ठीक है, सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 2003 में अब कौन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, ठीक है, 2006 में यह किया था। पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद मंगल है। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या है कि आपका पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र ग्रह है। ठीक है, आप देख लीजिए फिर से, यहाँ पर क्या है, माई वेरी वेनस, यहाँ पर आप देखिए क्या है, बुध और उसके बाद वेनस, बुध ग्रह और मार्स ग्रह, और उसके बाद आपका क्या हो गया, बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद आपका मंगल। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, ठीक है, ये वाला पढ़ा हो गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, आकार में 5वां बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब क्या है, इस तरीके से, एक होता है ना बिल्कुल इस तरीके से नहीं, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल ध्रुवों के पास इस तरीके से है। ठीक है, अब फिर से देखिए क्या है कि बिल्कुल इस तरीके से थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, यहाँ पर चपटी है और यहाँ पर जस्ट चपटी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है पृथ्वी क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इस आकार को भू आभ कहा जाता है, और भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की
दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है और हर एक ग्रह का अपना अपना क्या है? चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब समझ रहे हैं ना कि 4 भाग अगर पृथ्वी के है, ठीक है, तो उसका 1 भाग ही चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। वो कितना था? तब 15 करोड़ था सूर्य और पृथ्वी की दूरी, और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है? तो 3,84,400 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। और पृथ्वी क्या है? आकार में 5वां बड़ा है। और अगर क्रम में देखा जाए तो तीसरे क्रम पे आपका पृथ्वी आता है। पहला कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, याद रखिएगा। रोचक तथ्य, यहाँ पर रोचक तथ्य थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है रोचक तथ्य? ये है रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि यह, ठीक है, कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है या नहीं गया है, तो वो है राकेश शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। कौन से? इनसेट, IRS और एडुसेट। इनसेट, IRS और एडुसेट, ये सब क्या हैं? कि भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। क्या करती हैं वो अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष में भौगोलिक जानकारी जानने के लिए, और दूसरा क्या कि पृथ्वी पर मान लिया कोई संचार ये करना हो, भेजना हो, तो उसका भी प्रयोग हम उस उपग्रह से करते हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा क्या है? नेचर से दिया गया एक उपग्रह है, और जो हम लोग भेजते हैं वो मानव निर्मित उपग्रह होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जीवों एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आप पता कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में करता है? तो वो 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब समझ रहा है ना कि अगर जिस तरीके से ये है पृथ्वी है, ठीक है, और इसी के बेल्ट में यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये राउंड कर रहा है, ठीक है, वैसे वैसे ये भी ये राउंड करते रहता है, ठीक है। ये 24 घंटे में एक चक्कर अपना लगाता है, और ये 27 घंटा में एक चक्कर अपना पूरा लगाता है। डिफरेंस कितना का हो गया? तो 3 घंटे का, ठीक है। इसी 3 घंटे का डिफरेंस से क्या होता है, कभी कभी चंद्रमा आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है, फिर छोटा दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे एकदम कम दिखाई पड़ता है। इस 3 घंटे का डिफरेंस से अगर मान लिया कि ये भी 24 घंटे में डिफरेंस करता है, तो चंद्रमा बिल्कुल एक ही शेप को आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपका दोनों का घूमने का डायरेक्शन एक ही है। और इसी वजह से लगता है कि चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के साथ साथ ही आपका क्या है, घूमता रहता है। और इसी वजह से चंद्रमा का सिर्फ हम लोग एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं ना कि एक यहाँ से मान लिया कि एक ट्रेन है, ठीक है, आपको हम समझाते हैं फिर से। एक ट्रेन है यहाँ पर, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 के स्पीड से, ठीक है। ये भी एक ट्रेन है, ये जा रहा है कितने के स्पीड से? तो लगभग 22 के स्पीड से। तो ये दो है, ठीक है। तो कुछ दूरी तक क्या होगा कि ये दोनों का कुछ दूरी तक जो है ये दोनों लगेगा कि जैसे हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि ये अगर इसको देखता है तो लगेगा कि ये रुका हुआ है, और ये ट्रेन अगर इसको देखता है तो ये लगेगा कि इसको ये रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन वो दो डिफरेंस की वजह से ये गाड़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है। और वही होता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। क्षुद्र ग्रह,
तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? क्षुद्र ग्रह क्या हो गया? ग्रह कौन सा हो गया? जो सूर्य के चारों तरफ घूमता हो। और उपग्रह, उपग्रह कौन हो गया? जो ग्रहों के चारों तरफ घूमता हो। लेकिन तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ना तो तारा होना चाहिए, ना ही ग्रह होना चाहिए, ना ही उपग्रह होना चाहिए। ये तीनों के अलावा कोई और अगर पृथ्वी का चक्कर लगाता है या फिर किसी भी ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये बृहस्पति और मंगल के कक्षाओं के बीच बहुत सारे पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के ही भाग हैं होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। नहीं तो अन्यथा कैसे वो बेल्ट बनता, ठीक है। और इसी बेल्ट से कभी कभी घूमते घूमते क्या होता है कि पृथ्वी की तरफ या फिर किसी भी ग्रह की तरफ वो कुछ कुछ पिंड जो है अपना डायरेक्शन खो देते हैं और जा कर के अपना टकरा जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी पृथ्वी पर भी ये जो क्षुद्र ग्रह है वो गिरते रहते हैं, ठीक है। उल्का पिंड, अब उल्का पिंड क्या हो गया? उल्का पिंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। उल्का पिंड के बारे में क्या है? हाँ, उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? क्षुद्र ग्रह क्या हो गया? जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो छोटे छोटे पिंड हैं उसको उल्का पिंड कहा, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? जो सूर्य के ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या हो गया? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर भी ये चक्कर ये लगाते हैं, और कभी कभी ये क्या होता है कि पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। ग्रेविटी में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है और इसी वजह से ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की तरफ ये आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये आते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये तेज़ी से आते हैं तो हवा से टकराते टकराते ये आते हैं, ठीक है। तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब वायु के साथ बार बार इतना तेज़ी से घर्षण होता है कि वो जल जाता है और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। और कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या है कि महाराष्ट्र में एक झील है, ठीक है, लूना झील। और ये लूना झील जो है ना, इन्हीं उल्का पिंड के गिरने से ही बना है, ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से पृथ्वी, एक ओर से दूसरी, एक ओर से क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है, ठीक है। बहुत सारे तारों का समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। और आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? लाखों आकाशगंगा, जिसमें बादल, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, नक्षत्र मंडल, ये सब मिल कर के अभी करोड़ों ये सब मिल कर के एक आकाशगंगा बनाते हैं। और बहुत लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ब्रह्मांड की विशालता के कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है।
क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगा मौजूद हैं। ठीक है, ये सब देखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यह रहा हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसी तरीके से आपको चैप्टर बार बार मिलते रहेगी।